हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस फॉर द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले में कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने ज़रूरी होते हैं, वो आज इस सेशन में हम जानेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड हम इजीली ऑनलाइन डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके अपना फोटो और पैन कार्ड अपलोड करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है डीजीएफटी से, डॉक्यूमेंट होता है जो जिसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप इजीली ले सकते हो। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ऑनलाइन डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई करना होगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रू हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट ऑफ जीएसटी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी का इसमें रोल ये आएगा आपका कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसपे कोई जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, बट इसके अलावा अगर आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको जो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करोगे उसपे आपका आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये आप इज़िली अपने कंसल्टेंट के थ्रू इसका भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तीसरा है पैन कार्ड, पैन रजिस्ट्रेशन। तो पैन रजिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जब हम अपना आईसी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसी टाइम अपना पैन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। बात करें 4th नंबर की पोर्ट ईडीआई रजिस्ट्रेशन, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी कभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि जिस पोर्ट से हम पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने को पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो वो बहुत ईज़ी होता है, उसमें हमारा सीएचए हेल्प करता है। सीएचए कुछ डॉक्यूमेंट माँगता है, वो सीएचए को दे देते हैं और वो पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवा देता है। ठीक है, तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी आप कैसे करते हैं वो ऑनलाइन उसका वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो पोर्ट रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या होगा? इसमें ड्रॉबैक हमें मिलने लग जाएगा। तो ड्रॉबैक होता क्या है जब भी कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तो गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किए या खरीदे हैं, जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उसपे जो रॉ मटेरियल था या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने जो गुड्स यूज़ किए, जो उसपे जो हमने जीएसटी पे की है, वो आपको यहाँ पे ड्रॉबैक के रूप में मिल जाएगी। तो ये पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब सेंट्रल एक्साइज़ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हमें सेंट्रल एक्साइज़ का भी यहाँ पे भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारी सीएचए हेल्प करता है, ये करवाने में। हम डायरेक्टली नहीं जाते एज़ एक्सपोर्ट। सीएचए इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, उनको देते हैं, देने के बाद वो करवा देते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो आपको वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है, सीलिंग की, गुड्स के सीलिंग की। तो एक होता है आपकी सेल्फ सीलिंग होता है, दूसरा इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट सीलिंग होता है। तो ये आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो भी आप जो चूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सेंट्रल एक्साइज़ से इंस्पेक्टर आके आपके गुड्स को वेरीफाई करता है, उसको सील करता है और फिर एक्सपोर्ट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी परमिशन कौन-सी है। ठीक है, इसके अलावा हमें हर शिपमेंट का इंटीमेशंस सेंट्रल एक्साइज़ को देना पड़ेगा, जब हम उनसे इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, गुड्स इंस्पेक्शन। ठीक है? और अगर आप नॉन सीलिंग की बात करें, गवर्नमेंट सीलिंग की, तो आप सेल्फ सीलिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको जब ये गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएँगे, तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे ये आपका हो गया कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल और टैक्स इनवॉइस। ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जो एलयूटी ले रखी है फ्री जीएसटी की, कि आप एक्सपोर्ट पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो उसके अगेंस्ट शिपमेंट के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है? इसके अलावा और भी हम देखते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफिस कंप्लायंस क्या-क्या होते हैं, जैसे इनका रोल क्या होता है देखते हैं तो। डीजीएफटी का रोल होता है कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करना, ठीक है? और आपके लाइसेंस में बात करें, ईपीसीजी अप्लाई कर सकते हो डीजीएफटी से, एडवांस लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है? ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है? तो ये आपका वहाँ से ये हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है, तो ये हमारी कई प्रकार से बेनिफिट होती है। तो यहाँ पे कंप्लायंस हमें पूरे करने पड़ते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लायंस होंगे, जैसे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, तो वो हमें डीजीएफटी में
करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंसल्टेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्प कर देते हैं। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली में थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास इतना टाइम होता है एज़ एक्सपोर्टर, तो आप खुद भी जाके कर सकते हो। ठीक है, कस्टम की बात करें तो कस्टम में क्या होता है कि जब भी आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं या इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो कस्टम के थ्रू ही पास होते हैं। तो वहाँ पे जो कंप्लायंस होते हैं कस्टम के, जो डॉक्यूमेंट्स वो माँगते हैं शिपमेंट एग्ज़ामिनेशन के, वो आपको देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या-क्या हो सकते हैं, वो आपका प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स में जो देते हो, एक फॉर्मेट होता है कस्टम का, वो फिल करके देना है। इसके अलावा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इसके अलावा आपकी शिपिंग बिल वाली चेकलिस्ट, ये डॉक्यूमेंट आप देके गुड्स को एक्सपोर्ट करके एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। अब सेंट्रल एक्साइज़ की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको इंटीमेशन हमें इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज़ को, अगर आपके पास सेल्फ सीलिंग की परमिशन नहीं है तो। फिर वो सेंट्रल एक्साइज़ से इंस्पेक्टर आके आपके गुड्स का वेरिफिकेशन करेगा, देन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सेल्फ सीलिंग परमिशन है तो उस केस में आपको आफ्टर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट इंटीमेट करने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो कि आपको कमर्शियल जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया उसकी कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल या बीएल और शिपिंग बिल, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है? और ये आपकी बात करें आरसीएमसी रिटर्न आपको एफईओ में सबमिट करना है, फेडरेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट रिटर्न्स एवरी 3rd में महीने में सबमिट करनी है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप हमें अपनी एक्सपोर्ट कितना हमने एक्सपोर्ट किया है यूएसडी में, उसकी आईएनआर वैल्यू में उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके एवरी 3rd मंथ हमें ये सबमिट करनी है। अब चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें अपने सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि सर्टिफाइड करते हैं कि गुड्स मेड इन इंडिया है, तो वो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से ले सकते हो। तो इसमें सीएचए भी हेल्प कर सकता है और आप खुद भी करवा सकते हो। तो एक फॉर्मेट होता है उसका सर्टिफिकेट ओरिजिन का, जो हम कमर्शियल इनवॉइस की हेल्प से उसको फिल करके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे 5 इनवॉइस और 5 से आपका कम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये ले जाके वहाँ पे देते हैं और उसका कुछ चार्जेस लगते हैं और वहाँ पे स्टैम्प लगा के दे देते हैं कि हाँ, ये गुड्स सर्टिफिकेशन हो गया आपका कि ये गुड्स मेड इन इंडिया है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी होगी। यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल में आपको जब कोई भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे इम्पोर्टर कंट्री में ड्यूटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर प्रेफरेंशियल की बात करें तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे वो इम्पोर्ट में आपके काम आएँगे। जो आपका बायर है, जो आप गुड्स खरीद रहे हैं वहाँ पे कंट्री में, ये सर्टिफिकेट दिखाने पर वहाँ पे ड्यूटी फ्री हो जाएगी। तो इसका और भी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का और भी ये होता है कि फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है? जो आते हैं जैसे स्पेसिफिक हमारा जिन कंट्रियों से बायलैटरल्स रिलेशंस है, उनके जो भी बेनिफिट है फ्री ट्रेड एरिया के, वो हम यहाँ इस सर्टिफिकेट के थ्रू ले सकते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हमने जाना गवर्नमेंट्स के क्या-क्या कंप्लेंट्स फुलफिल करने के लिए हमें कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से विजिट करना पड़ता है और हमारे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।